हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथोसिरोज का इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस का पढ़ लिया था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर थैलस के कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एंथोसिरोज जीनस भी आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं ये वेजिटेटिवली एंड सेक्चुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर असेक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। वैसे ही एंथोसिरोज भी वेजिटेटिव एंड सेक्चुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे इनके अंदर टाइप्स मिलते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें ऊगैमस टाइप का होता है, जिसके अंदर आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडियम बनेगा। आर्चिगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेसाइल रहती है और लार्ज होती है साइज में और एक जगह पे अटैच रहती है। एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर हम एंथ्रीडियम को लेते हैं, जो कि एंथ्रीडियम चैम्बर के अंदर बनती है और ये इससे आगे जाके एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं। तो टोटल एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, जो कि मूव करते हुए वाटर करंट के अंदर और एग से जाकर फ्यूज़ होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन के थ्रू एग जाइगोट बनता है, जो जाइगोट आगे जाके डिवाइड होता है एंड स्पोरोफाइट को फॉर्म करता है। ये स्पोरोफाइट स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड देन फिर से गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी। तो ये सब हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज के अंदर किस किस तरह से होता है, जैसा कि हमने हेपेटिकोप्सिडा के अंदर पढ़ा था। उनके अंदर बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ट्यूबर्स और बाय गैमिंग, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, इन सब के थ्रू हो रहा था। अब हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर कैसे होता है, एंथोसिरोज के अंदर कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट सिमिलर कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। और फ्रेगमेंटेशन कि जब थैलस धीरे धीरे करके एजिंग हो जाती है, जब मेच्योर हो जाता है और उसकी एज कंप्लीट हो जाती है, तो वो नीचे से अपना डेथ एंड डिके होने लगता है, यानी कि वो गलने लगता है। और उसके डिके होने के साथ साथ जब वो लोब्ड पोजीशन पे पहुंचता है, तो हर एक लोब अलग अलग हो जाती है और उनका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो ग्रोइंग पॉइंट न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस और फ्रेगमेंटेशन, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है। बाय ट्यूबर्स कि इनके अंदर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। ट्यूबर्स क्या है, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एज ए पेरिनेटिंग बर्ड्स की तरह काम करते हैं, यानी पेरिनेटिंग ट्यूबर्स की तरह काम करते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन या बहुत ज़्यादा ड्राउट हो, बहुत लंबे टाइम तक जब ड्राउट रहता है, क्योंकि एंथोसिरोज यानी कि ब्रायोफाइट्स को कैसी कंडीशन चाहिए थी, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए थी। तो इस वजह से इसे ड्राउट बोला कि प्रोलॉन्ग ड्राउट, जब बहुत लंबे टाइम तक ड्राउट कंडीशन रहती है, सूखा रहता है, तो वो उनके लिए अनफेवरेबल होता है। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन और प्रोलॉन्ग डाउन द मार्जिन टिश्यूज ऑफ द थैलस, यानी कि जो थैलस है उसके किनारे गेट थिकंड एंड फॉर्म द पेरिनेटिंग बर्ड्स। कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और पेरिनेटिंग ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। पेरिनेटिंग का मतलब चीर का एक संरचना है। ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं उनकी मार्जिन्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो थैलस है, ये थैलस बहुत टाइम तक जब डाउट में पड़ा रहता है, तो इसकी जो मार्जिन होती हैं, ये मार्जिन क्या करती हैं, ट्यूबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। और ये ट्यूबर्स क्या हैं, इस थैलस की जो मार्जिन वाली सेल्स हैं, इनके थिक हो जाने से, अपने चारों तरफ थिक हो जाने से और एक मोटा भित्ति को जनरेट कर लेने से ये ट्यूबर्स बनती हैं, जो कि पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह चीरकालिक संरचनाओं की तरह काम करते हैं। चीरकालिक संरचना का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये एज इट इज़ रहती हैं, थैलस को बनाए रखती हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तभी ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। सो एज ए पेरिनेटिंग ट्यूबर्स की तरह काम करती हैं। इनकी पोजीशन वेरी होती है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा मार्जिन के, हर मार्जिन के किनारे पर ही मिले। इनकी पोजीशन वेरी होती है, जैसे कि दे में डेवलप बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट, कि जो इनका ग्रोइंग पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि मान लेते हैं कि इस हिमालयंसिस के अंदर ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है। जस्ट मान लेते हैं कि अगर इनके अंदर होता है, तो इनका जो ये ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ पर ये जो इनका ग्रोइंग पॉइंट है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हो सकता है जिससा, तो इसमें इसका एग्जाम्पल दे रखा है, दे में डेवलप बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट एंथोसिरोज लेविस के अंदर। ये एंथोसिरोज लेविस किसका एग्जाम्पल है, जिसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वो स्मूथ वॉल्ड होती है, यानी कि स्मूथ होती है, बिल्कुल चिकनी, ठीक है, और अलोंग द मार्जिन्स ऑफ द थैलस, की बिल्कुल ही मार्जिन के किनारे किनारे, तो जैसा कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। इसका एग्जाम्पल है एंथोसिरोज हेलाई और एंथोसिरोज पर्सोनी, कि जितनी भी मार्जिन है उस सब के किनारे किनारे आपको, मतलब मार्जिन्स पर आपको ये ट्यूबर्स दिखेंगे। द ट्यूबर्स हैव आउटर
2 to 3 लेयर्स ऑफ कोर की हाईलाइन सेल्स। कि ये जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स होते क्या हैं, तो इन ट्यूबर्स के चारों तरफ, क्योंकि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन और प्रोलॉन्ग डाउट को सहन करना है, तो इनके पास 2 से 3 लेयर की एक मोटी थिक सेल्स यानी या फिर कवरिंग होती है, जो कि क्या क्या कंटेन करके रखती है, जो जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स कंटेन होती हैं। ऑयल ग्लोब्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्स, अलिरॉन ग्रेन्यूल्स, ये सब क्या है, ये सब फूड मटेरियल है जो कि अपनी वो ट्यूबर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और जब वो फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही फूड मटेरियल उनको थैलस को ग्रो होने में हेल्प देता है। सो ये जितनी भी सेल्स हैं, स्टार्च ग्रेन्स, ग्लोब्यूल, ऑयल के या फिर एलिडोन के ग्रेन्यूल्स, ये सब थिक 2 to 3 लेयर से कवर रहते हैं, जो कि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने में हेल्प करती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि यहाँ लिखा है, दे आर कैपेबल टू पास ऑन द अनफेवरेबल कंडीशन। ऑन रिजेप्शन ऑफ फेवरेबल कंडीशन ट्यूबर्स प्रोड्यूस न्यू थैलाई। कि ये अपनी अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट कर लेते हैं और न्यू थैलस जन्म लेता है इनका, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उस समय। और इनके अंदर जो ये स्टार्च और ऑयल और एल्यूरोन, ये सब जितना भी फूड मटेरियल है, ये उस थैलस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जैसा कि हम सीड के अंदर पढ़ते हैं, सीड भी अपने अंदर बहुत सारा स्टोरेज मटेरियल रखता है और न्यू प्लांट को जर्मिनेट होकर उसे बड़े होने में हेल्प करता है। चलिए, अब थर्ड पॉइंट है बाइगैमी। हमने गैमी का स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ मार्केंशिया का स्पेसिफिक कैरेक्टर था, लेकिन एंथोसिरोज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि गैंड्यूलोसस। यहाँ पे आपने देखा है, ये है एंथोसिरोज गैम्यूलोसस। इस गैम्यूलोसस के अंदर, इसका नाम गैम्यूलोसस है, ये एंथोसिरोज गैम्यूलोसस। इस गैम्यूलोसस के ये जो टिप है, इस टिप पर आपको गैमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये गैमा कैसे हैं, गैमा क्या था मार्केंशिया के अंदर, जैसा कि आपने देखा था कि मल्टी स्टॉक्ड सेल थी। मार्केंशिया के अंदर जब आपने गैमा का नाम पढ़ा था तो वहाँ पर यूनिसेलुलर स्टॉक था और एक मल्टी सेलुलर सेल था, मतलब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था जो कि बाईलेटरल सिमेट्री को कंटेन करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गैमा लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, बाइगैमी इन सम स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोज लाइक एंथोसिरोज गैम्यूलोसस है, ठीक है, यहाँ पे गैम्यूलोसस है एक्सेट्रा। मैनी मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड, सेलुलर स्टॉक कैसा है, मल्टी सेलुलर, लेकिन मार्केंशिया के अंदर यूनिसेलुलर था, ठीक है। मैनी मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द मार्जिन ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। तो ये जो डॉर्सल सरफेस है, इसकी मार्जिन के किनारे किनारे पर आपको बहुत सारे मल्टी सेलुलर स्टॉक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो कि क्या करते हैं, ये गैमी कहलाते हैं और ये अपने पेरेंट थैलस से डिटैच होकर, अलग होकर न्यू प्लांट को ऑरिजिनेट करते हैं, जन्म देते हैं। सो यहाँ पर एज लाइक गैमा, मार्केंशिया की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिन्हें गैमी कहा जाता है, जो कि डॉर्सल सरफेस पे बनते हैं। इनका एग्जांपल है एंथोसिरोज गैम्यूलोसस। यहाँ पर जो गैंड्यूलोसस दिखा हुआ है, इसकी जगह पे गैम्यूलोसस है। मैं बार बार करेक्ट करा रही हूँ, आप इसे करेक्ट कर लेना। चलिए, लिख ही देते हैं इसको ताकि आपको याद रहे कि ये गैंड्यूलोसस नहीं है, इसका नाम है गैम्यूलोसस, एंथोसिरोज गैम्यूलोसस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कि इन तीन के थ्रू तो हो गया कि बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय ट्यूबर्स और बाय गैमी। हमने फ्रेगमेंटेशन और गैमी तो मार्केंशिया और रिक्शिया के अंदर पढ़ लिया था। अब ट्यूबर्स यहाँ पर एक न्यू है। उसके बाद में बाय परसिस्टिंग ग्रोइंग एपेक्सेस, कि आपको यहाँ पर, जैसा कि आपने मार्केंशिया और रिक्शिया के अंदर पढ़ा था कि जो थैलस है, देखिए यहाँ पर ये जो थैलस है, इस थैलस के जो ये एंड पॉइंट है, इनके अंदर मिड रिब नहीं होती, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि मिड रिब के एंड पॉइंट, ये जो इस थैलस की यहाँ पर जो ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट क्या करते हैं, ये ग्रोइंग पॉइंट जब पूरा ही थैलस डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब ये ग्रोइंग पॉइंट एज इट इज़ पड़े रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये ग्रोइंग पॉइंट जर्मिनेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो यहाँ पर भी क्या लिखा है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राई समर और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, कि जब इनकी या तो ग्रोइंग सीजन एंड हो या फिर बहुत ज़्यादा समर हो, मतलब एक ड्राई समर गई हो, टोटल कंक्लूजन की अनफेवरेबल कंडीशन गई हो बहुत समय तक, तो द होल थैलस इन द सम स्पीसीज ऑफ एंथोसिरोज, जैसे कि पियर्सनी और फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है, ड्राइज एंड गेट डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट, कि पूरा ही जो थैलस है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और ग्रोइंग पॉइंट है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता, वो एज इट इज़ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह पड़ा रहता है। लेटर इट ग्रो डीप इनटू द सॉइल, बाद में ये सॉइल के ऐसे ही, जैसे कि अगर पूरा थैलस, क्योंकि प्रोस्ट्रेटली ग्रो करता है, तो जब पूरा थैलस डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो जो
ग्रोइंग पॉइंट है ये पड़े रह जाएंगे और धीरे धीरे करके ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ये बिकम थिक अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और ये क्या कर हो जाते हैं वहाँ पे थिक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करना है, और बाद में यही जो ग्रोइंग पॉइंट हैं ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो बाय परसिस्टिंग ग्रोइंग एपेक्सिस भी न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। सो ये सभी क्या है, ये सभी टाइप्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जितने भी इनके थैलाई बनेंगे वो सभी क्लोन होंगे। क्लोन का मतलब एज लाइक पेरेंटल प्लांट, इनके और पेरेंटल प्लांट के बीच में डिफ्रेंशिएशन बहुत कम होगा, लेकिन जब हम सेक्सुअल की बात करते हैं तब वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन मिलता है। सो इसी के साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेक्सुअल मेथड पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए, और अगर कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। थैंक यू।